हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे मित्रों का मैं रामकिशन मौर्य करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास आप सब लोगों की पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैं दो क्वेश्चन इकोनॉमी पॉलिटी के लेकर आया हूं, जो आपको पेपर में 1 नंबर अवश्य दिलाएंगे। चलिएगा, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो यह निश्चित है कि सफलता आपकी एक दिन गुलाम होगी। तो यह निश्चित है कि सफलता आपकी एक दिन गुलाम होगी। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दिख रहा है ना सब कुछ ठीक है? यस। क्वेश्चन है 29 जून 2021 को 29 जून 2021 को राष्ट्रपति 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी। अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। आप यह क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, किस शहर में, या किस शहर में क्वेश्चन हो सकता है, या कह देगा किस राज्य में रखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। किसकी बात कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र। अब मेरी बात को सुनिएगा, स्टार बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन को पहला। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये लखनऊ में गोमती नदी पर। लिखिएगा, किस शहर में बनाया जा रहा है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। अगर पूछ लिया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र किस नदी के किनारे खोला जा रहा है, तो कहाँ बताएंगे आप लोग? गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें क्या होगा किसकी? तो यहाँ पर इसमें इस जो केंद्र होगा, ठीक है, यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो कितनी फीट ऊंची होगी? 25 फीट ऊंची होगी। 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसकी आधारशिला किसने लिखी है? तो आधारशिला किसने रखी भैया? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या रखी है? इसकी आधारशिला रखी है। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा? कुल मिलाकर के यहाँ पर संग्रहालय बनना है। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्या बनना है? संग्रहालय।
तो संग्रहालय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हर प्रकार की सामग्री रखी जाएगी, चाहे उनसे जुड़ी पुस्तकें हों, चाहे उनसे स्मृति हो, मतलब उनके बारे में पूरा सब कुछ बताया जाएगा, वहां पर उस रखा जाएगा, केंद्र में संग्रहालय के प्रकार का बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, चलिएगा। अब आप सब लोग इसको मैं रब कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको कराता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से, क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग डाल लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्यों नहीं क्वेश्चन फंसेगा करके आप बस ये समझिएगा। अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को हुआ था। ये पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आप बता देंगे कहाँ हुआ था, महू में जन्म हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, कहाँ, महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था महू में, अगर पूछा जाए इस समय वर्तमान में उनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है, तो 14 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती मनाई जा रही है। नोट करिएगा 14 अप्रैल 2021 को कौन सी 130वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, उस इस 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसके आधार से रखी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की रखी। किसने रखी है, रामनाथ कोविंद ने रखी है, भारतीय राष्ट्रपति ने। कहाँ रखी है, लखनऊ में। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। इसमें किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। कितनी ऊंची होगी, 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। चलिएगा अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो ये क्या थे, ये देश के पहले क्या थे, कानून मंत्री थे। कहने का मतलब कह सकते हो ये फर्स्ट कौन थे, कानून मंत्री थे। ये देश के आजादी के बाद देश के पहले कौन थे, कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, भारत के तीनों गोलमेज में कौन सम्मिलित हुआ था। तीनों गोलमेज में कौन सम्मिलित हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिख लीजिएगा तीनों गोलमेज में भाग लिया था। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये तो बताइए कि गोलमेज हुए कब कब थे, तो लिख लीजिएगा कब, एक 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 1931 हुआ था और 1932 हुए थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों में किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो भारत की प्रारूप समिति उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। नोट कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति की गठन, इसका गठन कब हुआ था, आपसे पूछा जाए जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था, नोट कर लीजिएगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। आप देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से अभी तैयार भी और हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधा बता देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, बताइएगा इनकी कोई एक समाधि स्थल कहाँ है, इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या समाधि स्थल कहाँ था, लिखिए चैत्रा भूमि। कहाँ है, चैत्रा भूमि।
अगला क्वेश्चन, अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनसे कि इनके अनुसार जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, नोट कर लीजिएगा, इनके अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बताइएगा। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो आर्टिकल 32 में क्या मिला था सबको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट कर लीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल 32 किसका जिक्र करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? लगा लीजिएगा स्टार, बहुत बार भैया पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया। अब देखिएगा, और लोगों के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा क्या? संविधान की आत्मा। बाकी सब लोगों ने किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था। क्या? संविधान की आत्मा। अब बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत हो? नहीं ना? अब आपका पहला क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया ना? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसे सिद्धा से पढ़ते रहिए। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? 32 में है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आप तो इन क्वेश्चनों पर भैया लगा लीजिए स्टार। एक ये है, एक ये है, इन पर भैया स्टार लगा लो। एक ये है भैया, आप इन पर स्टार लगा लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है, बस आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए इनकी। चलेगा, पहला क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा देते हैं, ठीक है? बताओ भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताइए, यहां तक ओके? चलिएगा। वैसे मैं संडे की क्लास नहीं लेके आता हूँ, सूचना आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे किसी कारणवश में कल क्लास लेकर नहीं आ पाया था, इसलिए क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ। देखिए क्वेश्चन आप इन सभी को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अवश्य आपको कहीं ना कहीं से अवश्य सफलता दिलाएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता, बताइएगा, अक्सर चर्चा में रहने वाला। देखिएगा, यही भी क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, पूछा जाता है अक्सर चर्चा में रहने वाला कुड़नकुलम। अक्सर चर्चा में रहने वाला कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र। कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लिख लिया। कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? भैया देखिएगा, आप सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा कितनी बार पूछा गया है। क्या? कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र।
कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आप बता देंगे ये तो सीधा किस राज्य में है, तमिलनाडु में। अब मेरी बात को सुनिएगा, जब कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात हुई थी, इसकी कुल कितनी यूनिटें लगनी थी, तो इसमें कुल 6 यूनिटें लगनी थी। समझिए मेरी बात को। अगर आप पूछा जाए इसकी कुल कितनी यूनिटें लगनी थी, कुल 6 यूनिटें लगनी थी, लग कितनी चुकी हैं, 4। तो कहने का मतलब है 5वीं और 6वीं यूनिट, यूनिट या इकाई कह सकते हो एक प्रकार से आप, यूनिट या इकाई। जैसे मान लीजिए आपको 10 रूम बनवाने हैं, तो उसमें 1 रूम बन गया, 2 रूम बन गया, इस प्रकार जो संयंत्र हैं इसकी यूनिट इकाई होती है। तो 5वीं और 6वीं यूनिट के निर्माण का, 6वीं यूनिट के निर्माण का कार्य क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर जो 6वीं यूनिट है या 5वीं यूनिट है, इसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 यूनिट में लिख लीजिएगा यहां से 1000 मेगावाट। कितनी, 1000 मेगावाट प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। लिख लीजिएगा 1000 मेगावाट प्रति यूनिट क्या बनेगी, ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न होगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा सर 5वीं और 6वीं यूनिट का कार्य तो प्रारंभ हो गया, इसका अनुमान कब तक रखा गया है कि ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे, तो लिख लीजिएगा यहीं पर 2026 से 27 तक ये दोनों यूनिटें क्या हो जाएंगी, तैयार, मतलब चालू हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बताइएगा कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बना है, तो लिख लीजिएगा किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। भैया ये बहुत बार पूछा गया है, बना लो स्टार। आपसे ये पूछा था कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो किस देश की सहायता से भैया, तो रूस की सहायता से। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थापित है, तो बताएंगे तमिलनाडु में स्थापित है। 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, तो आप बताएंगे 1000 मेगावाट। ठीक है। कौन सी यूनिट का निर्माण प्रारंभ हुआ है, 5वीं और 6वीं यूनिट का प्रारंभ हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितनी यूनिटें हैं, तो बता दीजिएगा कुल कितनी, 6 यूनिट है। तो कहने वाले 4 यूनिट का कार्य समाप्त हो चुका, बन चुकी, तैयार हो गई है। 5वीं और 6वीं यूनिट का कार्य का क्या हुआ है, प्रारंभ हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहां से कुछ दिखिएगा कितनी बनती है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किसे कहा, कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, भैया कौन है, कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र। लिख लीजिएगा ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। अब आपके दिमाग में आता होगा, देखिए ये सब किसकी जानकारियां हैं, लिख लेना चाहिए, किसकी सारी जानकारियां हैं, कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में बताया गया है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिएगा मैं इनको रख करता हूं, अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिएगा अभी इसके बारे में कितनी जानकारी मैं देने वाला हूं, आपके पेपर की दृष्टि से कितना ही महत्वपूर्ण है, बस आप तो ये समझिएगा। डाल लीजिएगा नोट पॉइंट। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताइएगा क्या कि नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नोट करिएगा, नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कौन, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है, राजस्थान में है।
राजस्थान में है। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइएगा तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अगला एक और बताइएगा, कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये भी तमिलनाडु में है। अब बताइएगा, नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? नहीं ना, ठीक है। एक और पूछाता है, केगा परमाणु संयंत्र, लिख लीजिएगा। कौन? केगा परमाणु संयंत्र, बहुत पूछा जाता है केगा भैया। केगा परमाणु संयंत्र, या सीधा लाइन खींच लीजिएगा। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बी स्टार बना लें, ये बहुत पूछा जाता है। यक्का और कलपक्कम दो, और नरोरा भैया बहुत पूछे जाते हैं। चलिएगा, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? हो गया क्वेश्चन पूरा? नोट कर लीजिए, चलिएगा लिख लीजिएगा सभी लोग, ये नोट हो गया। मिटा दूं? ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मिटाता हूं। लिखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आज का है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो पूछा जाएगा, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, लिख लेना यहाँ पर, क्या? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। बात किसकी चल रही है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो कौन सा देश शामिल हुआ है भैया? ये है ग्रीस। कौन सा देश है? ग्रीस। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो लिख लीजिएगा, अजय माथुर हैं इसके जो हैं महानिदेशक। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। अगर आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में। लिखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2015 में। अगला आपसे पूछा जाएगा कब हुई थी, किस उसमें मतलब बैठक में हुई थी, तो कोप 21 का जब आयोजन किया गया था। किसकी? कोप 21 का आयोजन हुआ था। कहाँ? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो जब कोप 21 का आयोजन हुआ था, कहाँ? पेरिस फ्रांस में, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया जाएगा। तब स्थापना इसकी कब हुई थी? 2015 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये किस देशों के मध्य स्थापित किया गया था? तो भारत और फ्रांस ने इसकी स्थापना की थी। पूछा जाएगा किन देशों ने इसकी स्थापना की थी? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बताइएगा क्या पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? भारत के गुरुग्राम में।
भैया अंतर यही तो एक है जहां पर क्या भारत में किसी मतलब मुख्यालय किसी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, वो किसका है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। कहाँ? गुरुग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? लिखिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट बना लीजिएगा। चलो बनाओ नोट पॉइंट। आपसे पूछा जाए शाही लीची का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? शाही लीची का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, बताइएगा। शाही लीची का जीआई टैग किस को प्राप्त है? लिखेंगे बिहार को। अगला आपसे पूछा जाएगा तेजपुर की लीची। तेजपुर की लीची, इसका जीआई टैग किस राज्य को है? असम को है। तेजपुर की लीची का जीआई टैग किस राज्य को है? असम को है। अगला पूछा जाएगा, एक पूछा था मूंगा सिल्क, क्या एक प्रकार की साड़ी है, कपड़ा है, ठीक है। मूंगा सिल्क का जीआई टैग किस राज्य को है, बताइएगा। मूंगा सिल्क किस राज्य को जीआई टैग है? असम को। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को ना? नहीं, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलते भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपसे क्वेश्चन पूछाता है 30 जून 2021 को, चौथा है, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 31 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अब मेरी बात को सुनिएगा आप अच्छे से। बात किसकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे क्या कहा जाता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का पोस्टमार्टम करते हैं। आपसे पूछा जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिएगा 7 अप्रैल 1948 को। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बताइएगा, ठीक है, कौन सा देश बताइएगा मुक्त घोषित हुआ है? तो भैया यह देश है आपका कौन? चीन। जो चीन है ये क्या हो गया है? WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। अब आपके दिमाग में आता होगा, बताइए सर कि किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त कब घोषित किया जाता है? सुनिए मेरी बात को। किसी देश में यदि किसी बीमारी से उसको मुक्त घोषित करना है तो उस बीमारी का पिछले 3 वर्षों से कोई भी केस सामने ना आया हो, ठीक है, तो वो क्या मुक्त हो जाएगा? वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार चीन में 3 साल से कोई भी मलेरिया का केस नहीं आया है। इस कारण WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगर अब बताइएगा आप अंतरराष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन दिवस लक्ष्य कब रखा गया? भारत का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य क्या है? आप लोग बताइएगा। मैंने कराया है पिछले क्वेश्चन में, तो लिख सकते हो। चीन क्या हुआ है? मलेरिया मुक्त हो गया है। क्या हो? क्यों? कि पिछले 3 वर्षों में, पिछले
3 वर्षों में कोई केस क्या आया है? नहीं आया है। ठीक है, अब बताइएगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा 5 अप्रैल को। नोट करें, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 25 अप्रैल को। भैया कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बताइएगा, अब यहां तक किसी कोई दिक्कत हो पूछो हमसे, नहीं ना? चलिएगा, अब मलेरिया के बारे में कुछ बातें हैं हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा पूछा था मलेरिया के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है? मलेरिया रोग की। लिखिएगा, मलेरिया रोग। अब आपसे पूछा जाता है मलेरिया रोग का कारक कौन होता है? इसका मतलब मलेरिया रोग का कारक क्या है? ठीक है, ये पूछा था। एक पूछा था इसका वाहक। दो बातें इसकी बहुत अच्छी पूछ जाती है। वाहक, मलेरिया रोग किसे, मतलब मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो बताइएगा, मलेरिया रोग का जो वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। देखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ये किसका वाहक करता है? मलेरिया रोग का ये वाहक है। इसका कारक क्या? लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसका कारक है? मलेरिया का कारक है। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। बताइएगा, उन्मूलन लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 का रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कौन प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आरबीसी प्रभावित होती है। जो आरबीसी है, ठीक है, वो प्रभावित होती हैं। अच्छा, तो अब बताइएगा, आरबीसी इनको कहा जाता है। कभी कभी आरबीसी को और क्या कहा जाता है? प्लीहा भी। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कहेंगे? तो प्लीहा प्रभावित हो सकती हैं। आप ये कह सकते हो प्लीहा या स्प्लीन। नोट कर लीजिए भैया, स्प्लीन, ये क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। बताइए यहां तक। अगर पूछा जाए मलेरिया रोग की दवा, इसकी दवा कौन होती है? दवा का नाम है क्विनैन।